आज हम पढ़ेंगे मानक हिंदी वर्तनी के बारे में। बदलते समय के साथ हिंदी भाषा का रूप भी बदला है। परिवर्तन की इस लंबी यात्रा में हिंदी भाषा में अनेक रूप बदले हैं। अब वे रूप क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत, फिर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से प्रारंभिक हिंदी। हिंदी की इस यात्रा में वर्णों की बनावट में भी अनेक बदलाव आए। जब हिंदी भाषा को संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया, तब देश के भीतर और बाहर हिंदी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने पर हिंदी वर्तनी को मानक रूप देना आवश्यक हो गया, ताकि हिंदी शब्दों की वर्तनी में एक रूपता लाई जा सके। अब हम देखते हैं कि मानक का अर्थ क्या है। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण, मानकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए और हिंदी भाषा को एक नई दिशा देने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सर्वप्रथम 1968 में हिंदी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की थी। वर्ष 1983 में संशोधित संस्करण देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक लघु पुस्तिका प्रकाशित की थी। तत्पश्चात जरूरत पड़ने पर समय समय पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तक के संशोधित संस्करण प्रकाशित किए जाते रहे हैं और प्रकाशित किए जाते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि हिंदी निदेशालय द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वे नियम क्या हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं। जैसे कच्चा, आप इसमें देख रहे हैं कि चा की खड़ी पाई को हटा दिया गया है। स्वीकृति, स की खड़ी पाई को हटाया गया है। नगण्य, न की खड़ी पाई को हटाया गया है। श्लोक में श की खड़ी पाई को हटाया गया है। कुत्ता, डिब्बा, राष्ट्रीय, ख्याति, उल्लेख, सभ्य, प्यास, व्यास, ध्वनि, आप इन सभी शब्दों में देख रहे हैं कि व्यंजनों की खड़ी पाई को हटाकर ही संयुक्त रूप दिया गया है। क और फ के संयुक्ताक्षर क और फ के हुक को हटाकर ही बनाए जाएं। इनकी खड़ी पाई को नहीं हटाया जाएगा, इनके हुक को हटाया जाएगा। जैसे संयुक्त, संयुक्त में क के हुक को हटाया गया है। पक्का में क के हुक को हटाया गया है। दफ्तर में फ के हुक को हटाया गया है। ये शब्द इसी तरह से बनाए जाएंगे, ना कि संयुक्त की तरह। जैसे यहाँ लिखा गया है संयुक्त, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। पक्का लिखने के लिए क के नीचे क नहीं लिखा जाएगा और ना ही क के नीचे हलंत लगाया जाएगा। ड़, छ, ट, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएंगे। जैसे लट्टू, बुढ़ा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। यहाँ ब्रैकेट में जो लाल रंग से जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से लिखना अमान्य होगा। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। त जमा र के संयुक्त रूप के लिए इसका परंपरागत रूप त्र ही मानक माना जाए। श्र और त्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजन जब र के साथ मिलाए जाएंगे तो व्यंजन जमा र के संयुक्ताक्षर नियमानुसार ही बनेंगे। जैसे क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि। हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व। जैसे चिट्ठियां, द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित आदि। जो ब्रैकेट में लाल रंग से लिखे गए हैं अक्षर, उस तरह से उन शब्दों को नहीं लिखा जाएगा। संस्कृत भाषा के मूल श्लोकों को उद्धृत करते समय संयुक्ताक्षर पुरानी शैली में भी लिखे जा सकेंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं संयुक्त चिन्ह, विद्या, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, बुद्धि आदि।
किंतु यदि इन्हें भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही लिखा जाए, अर्थात नए नियम के अनुसार लिखा जाएगा, तब भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हम देखते हैं कारक चिन्ह। संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग करते समय कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक अर्थात अलग ही लिखे जाने चाहिए। जैसे राम ने, राम को, राम से, स्त्री का, स्त्री सेवा, स्त्री से, सेवा में आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ ही मिलाकर लिखे जाने चाहिए। तुमने, आपने, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि तुम सर्वनाम है और ने कारक चिन्ह, दोनों को मिलाकर लिखा गया है। तुमने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे, उस पर आदि। ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं मेरे को, मेरे से आदि जो रूप हैं वे व्याकरण सम्मत नहीं है। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो उनमें से पहला कारक चिन्ह मिलाकर और दूसरा कारक चिन्ह अलग लिखा जाएगा। जैसे उसके लिए, उस सर्वनाम है, के लिए कारक चिन्ह है, तो हमने पहला वाला जो चिन्ह है के उसके साथ मिला दिया है, उसके लिए। इसी तरह से इसमें से। सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही तक आदि का निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक ही लिखा जाए। जैसे आप ही के लिए, आप सर्वनाम है, ही निपात है और के लिए कारक चिन्ह है। यहाँ कारक चिन्ह को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि बीच में निपात ही प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से मुझ तक को, ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे। क्रियापद। संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक ही लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। हाइफन अर्थात योजक चिन्ह का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाएगा। जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना आदि। सा जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए। जैसे तुम सा, राम जैसा। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भू तत्व के बीच में योजक चिन्ह अर्थात हाइफन रखा गया है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। इसी तरह यदि अनिख बिना नख का समस्त पद में हाइफन न लगाया जाए तो उसे अनख पढ़े जाने से क्रोध का अर्थ भी निकल सकता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। अनति नम्रता का अभाव, अनति थोड़ा, अपरस जिसे किसी ने ना छुआ हो, अपरस एक चर्म रोग, भूतत्व पृथ्वी तत्व, भूतत्व भूत होने का भाव आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न भिन्न शब्द हैं, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से ही लिखे जाएं। कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द्वि अक्षर, इसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे संधि करने के लिए, दिखाने के लिए, और वैसे है द्वय अक्षर। इसी तरह से द्वय अर्थक को हम द्वि योजक चिन्ह लगाकर अर्थक, द्वि अर्थक भी लिख सकते हैं। अव्यय। तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं। जैसे यहाँ तक, आपके साथ। आह, ओह, आह, ए, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, की, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे कारक चिन्ह भी आते हैं। जैसे अब तक, अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, 50 रुपए आदि। सम्मानार्थक श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं। जैसे श्री, श्री राम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि। यदि श्री, जी आदि व्यक्तिवाची संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएं। जैसे श्री राम, राम जी लाल, सौम्या जी आदि। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएं, यानी पृथक नहीं लिखे जाएं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत,
मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास न होने पर समस्त पद एक ही माना जाता है, अतः उसे पृथक रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही सही है, संगत है। 10 रुपये मात्र, मात्र 2 व्यक्ति में पदबंध की रचना है। यहाँ मात्र अलग से लिखा जाए, यानी मिलाकर नहीं लिखा जाए। अनुस्वार जिसे शिरोर बिंदु और बिंदी भी कहते हैं, तथा अनुनासिकता चिन्ह जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिकता स्वर का नासिक्य विकार। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं, अतः हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह दोनों ही प्रचलित रहे हैं, दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। पहले हम देखते हैं अनुस्वार। संस्कृत शब्दों का अनुस्वार अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत रहेगा, जैसे पहले होता था वैसे ही रहेगा, जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, कंस, हिंस्र आदि। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म का सूचक है, आप सभी को पता है, जैसे अहम। ह के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन हम इसे पढ़ते समय हम बोलते हैं अहम, एवं, परम, शिवम आदि। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण अर्थात पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो एक रूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध आदि। जैसे ब्रैकेट में लिखे गए हैं ये शब्द, ये सभी रूप अमान्य हैं। बंधनी में रखे हुए रूप अर्थात ब्रैकेट में रखे हुए जो रूप हैं संस्कृत के उद्धरणों में ही मान्य होंगे। हिंदी में बिंदी का प्रयोग करना ही उचित होगा। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि। ये ब्रैकेट में जो लिखे हुए रूप दिए गए हैं ये मान्य नहीं है। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में अर्थात दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि। ब्रैकेट में दिए गए रूप ग्राह्य नहीं है अर्थात मान्य नहीं है, इन्हें नहीं माना जाएगा। अंग्रेजी उर्दू से ग्रहित शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा ही लिखना होगा, जैसे लिमका, तनख्वाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुनासिक व्यंजन नहीं है, ध्यान दिया जाए कि अनुनासिक व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में नाक से भी हवा निकलती है, जैसे आ, ऊ, ए, मा, हूँ, आए आदि। चंद्र बिंदु के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। आइए देखते हैं कैसे। हंस और हंस दोनों के अर्थ में भिन्नता है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। अंगना, अंगना, स्वांग, स्वांग आदि। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे नहीं, में, मैं आदि। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्र बिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए, किंतु जहां विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करे, वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहां चंद्र बिंदु का उच्चारण जरूरी हो वहां मोटे अक्षरों में उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे कहाँ, हंसना, आंगन, संवारना, में, मैं, नहीं आदि। अब देखते हैं विसर्ग। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे दुखानुभूति में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे दुख, सुख के साथी। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे
अतः, पुनः, स्वतः, प्राय, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः आदि इन शब्दों में विसर्ग लगाना अनिवार्य है। ह का अघोष उच्चारित रूप विसर्ग है, अतः उसके स्थान पर सघोष ह का लेखन किसी हालत में न किया जाए। अतः, पुनः आदि के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर अतः में ह और पुनः के स्थान पर ह नहीं लिखना चाहिए। इसे लिखना अशुद्ध वर्तनी का उदाहरण माना जाएगा। दुस्साहस, दुस्साहस, निशब्द, निशब्द के दोनों रूप मान्य होंगे। इनमें दूसरे रूप को ही प्राथमिकता दी जाएगी। निस्तेज, निर्वचन, निश्चल आदि शब्दों में विसर्ग वाला रूप निह जमा तेज, निह वचन, निह चल ना लिखा जाए। अंतःकरण, अंतःपुर, प्रातः काल आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएं। तद्भव देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न किया जाए। इस आधार पर छह विसर्ग के साथ लिखना गलत होगा। विसर्ग के स्थान पर ह ही लिखना ठीक होगा, छह। प्रायद्वीप, समाप्त प्राय आदि शब्दों में तत्सम रूप में भी विसर्ग नहीं है। विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कॉलन चिन्ह अर्थात उपविराम को शब्द से कुछ दूरी पर लिखना चाहिए। जैसे अतः में विसर्ग शब्द के साथ लिखना है और यों है में कॉलन चिन्ह अर्थात उपविराम चिन्ह थोड़ा सा दूरी पर लगाया जाए। हल चिन्ह, इस चिन्ह को हल चिन्ह कहा जाए, ना कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है। इस तरह से जगत हलंत शब्द कहा जाएगा, क्योंकि यह शब्द व्यंजनांत है, स्वरांत नहीं। संयुक्ताक्षर बनाने के नियम के अनुसार ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह में हल चिन्ह का ही प्रयोग होगा, जैसे चिन्ह, बुढ़ा, विद्वान आदि में। जब तत्सम शब्दों का प्रयोग जरूरी हो तब हलंत रूपों का ही प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से तब जब उनसे समस्त पद या व्युत्पन्न शब्द बनते हों, जैसे प्राक, प्रागैतिहासिक, वाक, वाग्देवी, सत, सत साहित्य, भगवन, भगवत भक्ति, साक्षात, साक्षात्कार, जगत, जगन्नाथ, तेजस, तेजस्वी, विद्युत, विद्युतलता। तत्सम संबोधन में हे राजन, हे भगवान रूप ही स्वीकृत होंगे। हिंदी शैली में हे राजा, हे भगवान लिखे जाएं। जिन शब्दों में हल चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें उसे फिर से लगाने का प्रयत्न न किया जाए, जैसे महान, विद्वान आदि, क्योंकि हिंदी में अब महान से महानता और विद्वानों जैसे रूप प्रचलित हो चुके हैं। व्याकरण ग्रंथों में व्यंजन संधि समझाते हुए केवल उतने ही शब्द दिए जाएं जो शब्द रचना को समझाने के लिए आवश्यक हों। उत जमा नयन बराबर है उन्नयन, उत जमा लास बराबर है उल्लास, या अर्थ की दृष्टि से उपयोगी हों। जगदीश, जगन्माता, जगत जननी। हिंदी में हृदयंगम, हृदयम जमागम, उद्धरण, उत या उद जमा हरण, संचित, सम जमा चित आदि शब्दों का संधि विच्छेद समझाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी तरह साक्षात्कार, जगदीश, षटकोण जैसे शब्दों के अर्थ को समझाने की आवश्यकता हो तभी उनकी संधि का हवाला दिया जाए। हिंदी में इन्हें स्वतंत्र शब्दों के रूप में ग्रहण करना ही अच्छा होगा। स्वन परिवर्तन अर्थात ध्वनि परिवर्तन। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों में वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए, अतः ब्रह्मा को ब्रह्मा, चिन्ह को चिन्ह, उरण को उऋण में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग सही नहीं है, जो हम अक्सर करते हैं। इनके स्थान पर क्रमशः ग्रहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध में ध के ऊपर रा हम लिख सकते हैं। तत्व में एक ता, आधे ता का लोप हो चुका है तो इसे लिखने की छूट है, तो हम इसे तत्व ही लिखेंगे। ए और औ का प्रयोग।
हिंदी में ऐ औ का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण है और आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगा है, जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण है गवैया, कौवा आदि शब्दों में संध्याक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ए और औ के जो चिन्ह हैं उनका ही प्रयोग किया जाए। गवैया एक आधा या और पूरा या लिखने की जरूरत नहीं है। कव्वा आदि संशोधनों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अन्य उदाहरण है भैया, सैयद, तैयार, हवा आदि। दक्षिण में अय्यर, नैयर, रामैया आदि व्यक्ति नामों को हिंदी उच्चारण के अनुसार एयर, नैयर, रामैया आदि न लिखा जाए, क्योंकि मूल भाषा में इसका उच्चारण भिन्न है। अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इनके लेखन में इन्हें यथावत रखा जाए, अर्थात जैसे इन्हें सामने लिख कर दिखाया गया है वैसे ही लिखना चाहिए। संस्कृत के तत्सम शब्द शय्या को शय्या न लिखा जाए। पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर, पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पी कर, रो कर आदि। कर से करके और करा जमा कर से करा के बनेगा। वाला क्रिया रूपों में करने वाला, आने वाला, बोलने वाला आदि को अलग अलग ही लिखा जाए, जैसे मैं घर जाने वाला हूं। वाला जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब तो मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा अलग से लिखा जाएगा। योजक प्रत्यय के रूप में घर वाला, टोपी वाला, टोपी बेचने वाला, दिल वाला, दूध वाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएंगे। यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली, बात आदि में वाला निर्देशक शब्द हैं, अतः इसे अलग ही लिखा जाए। इसी तरह लंबे बालों वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में भी वाला अलग ही लिखा जाएगा। इससे हम रचना के स्तर पर अंतर कर सकते हैं, जैसे गांव वाला विलेजर, गांव वाला मकान विलेज हाउस। श्रुति मूलक य व, जहां श्रुति मूलक य व का प्रयोग विकल्प से होता है वहां ना किया जाए, अर्थात किए किए, नई नई, हुआ हुआ आदि में से पहले रूपों का ही प्रयोग किया जाए, दूसरे रूप का प्रयोग अमान्य होगा। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों स्थितियों में लागू माना जाएगा, जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। जहां यह श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि को इसी तरह से लिखा जाएगा, इसमें यह ही लगाया जाएगा, इसे ई में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ब्रैकेट में जो लिखे हुए शब्द दिखाए गए हैं वे अमान्य हैं। विदेशी ध्वनियां, उर्दू शब्द। उर्दू से आए अरबी, फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे कलम, किला, दाग आदि। इनके नीचे नुक्ता लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पर जहां उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग जरूरी हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं, जैसे खाना, खाना, राज, राज, फन, फन आदि। अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके विशुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग जरूरी होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जहां तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यांतरण का संबंध है, अगस्त सितंबर 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में
अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यांतरण के संबंध में की गई सिफारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यांतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत चिन्ह लगाने पड़ें। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यांतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। द्विधा रूपी वर्तनी। हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी के दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। गर्दन गर्दन, गर्मी गर्मी, बर्फ बर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी सर्दी, कुर्सी कुर्सी, भरती भरती, फुर्सत फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापस वापिस, आखिरकार आखिरकार, बर्तन बर्तन, दोबारा दोबारा, दुकान दुकान, बीमारी बीमारी आदि। इन वैकल्पिक रूपों में से पहले वाले रूप को ही प्राथमिकता दी जाए। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य नियम, जैसे शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, जैसे हाइफन योजक चिन्ह, डैश निर्देशक चिन्ह, कॉलन एंड डैश विवरण चिन्ह, कोमा अल्प विराम, सेमीकोलन अर्धविराम, कॉलन उपविराम, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन विस्मयादि सूचक चिन्ह, अपोस्ट्रोफी उद्धर अल्प विराम चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमाज उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शब्द चिन्ह, तीनों कोष्ठक, लोप चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, हंसपद आदि। विसर्ग के को ही कोलन का चिन्ह माना जाए। पर दोनों में यह अंतर रखा गया है कि विसर्ग वर्ण से सटाकर और कोलन शब्द से कुछ दूरी पर रहे। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाए। वाक्य के अंत में बिंदु अंग्रेजी फुल स्टॉप का नहीं, अर्थात वाक्य के अंत में हिंदी में खड़ी पाई का चिन्ह ही लगाया जाएगा, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। आशा है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि मानक हिंदी वर्तनी क्या है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बनाए गए हिंदी के मानकीकरण के नियम क्या हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।